So welcome back to the another video. So in this video we will cover our NCERT back exercise solution of chapter is matter around us pure. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो NCERT में जो हमारी बैक एक्सरसाइज आ जाती है चैप्टर सेकंड की जो NCERT में उसके जितने भी सॉल्यूशन है बिल्कुल डीप मीनिंग मतलब कि डीपली हम क्या उनको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने वाले मीन्स उनके जो आंसर है उनको हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। देखो हम अपना स्टार्ट करते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आता है इसमें आता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट। देखो ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारा सेपरेशन वाले टॉपिक्स है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जामिनेशन में है तो हमने ये किया भी नहीं है और आपका यहाँ से क्या है एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है एनसीईआरटी में इसको तो आप कट लगा लेना, ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग अ टी। देखो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले टाइप का नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप टी मतलब चाय बनाते हो तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और उसमें से आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, सोल्यूट क्या होगा, डिजोल्व क्या हुआ है, वो आपको चीजें बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो वो कह रहा है कि प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। मीन्स कोई प्रज्ञा है उसने मतलब कुछ टेस्ट किया और ये हमारे सामने क्या है टेबल आई है। मीन्स इसमें हमारे पास क्या है पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये सब हमारे क्या सब्सटेंसेस हैं जो उसमें डिजोल्व हुए हैं और इनकी जो सोल्युबिलिटी है हर एक टेम्परेचर पर हमें क्या अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सोल्युबिलिटी है जो कि उसने टेबल के थ्रू हमें क्या दी हुई है और इसके बिहाफ पर हमसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसके हमें आंसर डिटेल में बताने मींस उसका बताने की आंसर क्या है और उसका रीजन क्या है वो हमें बताना है। देखो समझो चीजों को। वो कहता है व्हाट मास ऑफ, एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम एट 313 केल्विन। मींस वो कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मास हमें रिक्वायर होगा अगर हमें क्या एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, कितना 313 केल्विन पर। देखो सबसे पहले आपको जो ये टेबल है टेबल में जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है वो वाला आपको रो देखनी है और इसमें आपको देखना जो 313 केल्विन पर है। तो 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की जो सोल्युबिलिटी है वो मेरी 62 है। 62 जो सोल्युबिलिटी है वो कितने है, वो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, जैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर्स में है। तो वो हमसे कितने पूछ रहा है, वो 50 ग्राम में पूछ रहा है। देखो अगर 100 ग्राम पर 62 सोल्युबिलिटी है तो 50 ग्राम वाटर पे कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। मीन्स अगर हमारे जो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो हाफ हो गया तो सोल्यूट का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो ये 62 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा हमारा 31 ग्राम। मीन्स हमारा 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड होगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट 313 केल्विन। तो ये इसका सिंपल सा आंसर आ जाता है और लिखने का तरीका हमारा कुछ इस तरीके से होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कहते हैं प्राज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एट द सॉल्यूशन कूल्स एक्सप्लेन। मीन्स वो कह रही है क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्राज्ञा थी उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का एट 353 केल्विन और उसको क्या रूम टेम्परेचर पर रख दिया और मतलब कि ठंडा होने के लिए रख दिया। अब देखो अगर रूम टेम्परेचर उसमें टेम्परेचर कितना लिया था 353 केल्विन और जो हमारा नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है वो अराउंड हमारा 300 केल्विन के अराउंड ही होता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि देखो इतना हमारा टेम्परेचर क्या गिरेगा। अब 53 तो टेम्परेचर नहीं रहेगा क्योंकि उसने मतलब कि कूल डाउन करने के लिए रख दिया है। तो इस टेम्परेचर पर तो जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड, हाँ पोटेशियम जो क्लोराइड था वो तो सोल्यूबल था, लेकिन जब टेम्परेचर डाउन होगा तो जो उस पर सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे। मीन्स वो क्या क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स वो दिखने में हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सिंपल सा हमारा आ जाएगा कि जब जो हमारा सोल्यूशन है जो पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वो जो कूल्स डाउन हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो उसके जो पार्टिकल्स है जो उसके सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। तो 293 केल्विन पर हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो इस चार्ट में आपको देखना है 293 कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है। तो इसके नीचे जितनी भी सॉल्युबिलिटी है वो आपको बतानी है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की 32 है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है और अमोनियम क्लोराइड की मेरी 37 सॉल्युबिलिटी है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये हमसे पूछ रहा था। लास्ट वो पूछता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। और सी क्वेश्चन में उसने एक और चीज पूछी थी कि किसकी सबसे हाईएस्ट क्या है सोल्युबिलिटी है। तो सोल्युबिलिटी जो कॉलम है 293 केल्विन में, यहाँ पर 37 क्या है सबसे हाईएस्ट है। तो मेरी जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो सबसे हाई हो जाएगी। आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द
सोल्ट। वो कह रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो सोल्यूबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो जो सोल्यूबिलिटी होती है, सोल्यूबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, टेम्परेचर की। तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे ऐसे मेरी क्या है जो सोल्यूबिलिटी भी है वो बढ़ती है। जैसे आपको यहाँ पर टेबल में भी देखने को मिल जाएगा 283 पर 21 हमारा पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स हो रहा था। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 293 करा तो वो 32 होने लग गया, 313 करा तो 62 होने लग गया, और 333 करा तो 106। मतलब कि क्या है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मेरी जो सोल्यूबिलिटी है वो भी क्या बढ़ती जा रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है। बाकी लिखना हमें जो एग्जामिनेशन में इस तरीके से सिंपल अपनी नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। मेन पॉइंट है आपको जो ये जो पॉइंट्स है ये समझ में आने चाहिए कि हमने यहाँ पर किस चीज़ का कैसे रीजन दिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द फ्लोइंग गिवन एग्जांपल, मींस आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और साथ साथ इनके एग्जांपल भी देना। देखो फर्स्ट वो कहता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स मतलब क्या है ना और मिक्स हो सके। मींस इसमें हमारा कुछ सोलवेंट था और उसमें हमने सोल्यूट डाला, वो अच्छे से मिक्स हो गया, एक चम्मच और डाला वो अच्छे से मिक्स हो गया। लेकिन अगर हम और एक और एक्स्ट्रा चम्मच डाल दें तो वो मिक्स नहीं हो रहा है। मींस इसकी सोल्युबिलिटी क्या है कि सिर्फ इसमें हम क्या 2 चम्मच मिला सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू द सोलवेंट। तो उस टाइप वो जो सॉल्यूशन बन जाएगा उसको हम सिंपली क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस उसमें और ज्यादा सोल्यूट मिक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट पूछता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमारे कोई आ जाएगा सिंपल आयरन हो गया हमारा, कोई भी जैसे ऑक्सीजन हो गई, तो ये सब होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस। सेकंड बात करते हैं कोलाइड्स। देखो कोलाइड्स हमने समझा था, कोलाइड्स जैसे सिंपल एग्जांपल था चौक और एयर का, चौक और वाटर का। तो ये होते हैं हमारे कोलाइड्स। कोलाइड्स का मतलब क्या है, कोलाइड्स आर द हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स। मींस जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज होता था उनसे ज्यादा इनके कोलाइड्स वाले पार्टिकल्स का साइज होता है। तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बाकी एग्जांपल के लिए आ जाएगा हमारे जैसे कोलाइड्स में आ जाएगा चौक प्लस वाटर आ जाता है, और सिंपल हमारा नहीं, इसमें तो कोलाइड्स में तो हमारा वो आएगा, कोलाइड्स में आएगा हमारा जो मिल्क होता है और जो इंक होती है कोलाइड्स में आएगा। जो चौक वाला पाउडर वाला है और एयर वाला है वो सस्पेंशन होता है। लास्ट ये आ जाता है सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन भी क्या है, एक हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो एक पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, वो जो सोलवेंट है उसमें जाके क्या अच्छे से मिक्स नहीं होते, बस वहां पर क्या है डिस्पर्स होता है। मीन्स वहां पर क्या है रखे रहते हैं एक तरीके से। तो उस चीज को हम बोलते हैं अपना सस्पेंशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे चौक प्लस का हमारा वाटर और चौक प्लस का हमारी क्या आ जाती है एयर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। मींस आपके सामने कुछ चीजें दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी होमोजेनियस है और कौन सी हेटेरोजेनियस है। देखो जो यूनिफॉर्मली मिक्स होगी वो क्या होगी, वो होमोजेनियस होगी, और जो हमारी क्या मतलब कि नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होगी वो हमारी क्या होगी, हमारी हेटेरोजेनियस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडा वाटर आप नीचे से टेस्ट करो, ऊपर से टेस्ट करो या बीच में से टेस्ट करो, हर जगह से टेस्ट सेम होगा, तो ये क्या होगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। वुड देखो कहीं पर हमारी मतलब कि थोड़ी डार्क होती है, कहीं पर हल्की होती है, तो वुड हमारी क्या एक तरह से हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। मींस वुड में न्यूट्रिएंट्स के भी अलग अलग होते हैं, कोई सी वुड मतलब पतली और मोटी, मतलब हर जगह पर डिफरेंट होता है। एयर तो हमारा वैसे विनेगर देखो मतलब कि जो हमारा सिरका होता है, सिरका भी आपका क्या होता है यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। उसका आप कहीं से भी टेस्ट करो आपका क्या है सेम ही टेस्ट आएगा। तो ये भी हमारा क्या होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। फिल्टर टी देखो जब टी फिल्टर हो जाएगी तो वो क्या हो जाती है, सारी सेम हो जाती है, हर जगह से टेस्ट भी सेम होगा। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आगे बात करते हैं हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू एज अ प्योर वाटर। मींस आपको एक लिक्विड दिया जा रहा है, एक मतलब कि बीकर में एक लिक्विड दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल क्या है प्योर लिक्विड है। मींस उसका कोई भी कलर नहीं है और दिखने में जैसे बोल सकते हैं पानी है ना, बिल्कुल इस तरीके से ही है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये मेरा क्या है, पानी ही है। देखो अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये आंसर देते हैं कि इसको मतलब कि पी लेंगे, चेक कर लेंगे, चेक करके बता देंगे। देखो जो हमारे सोल्यूशन होते हैं, मींस जो भी लिक्विड होता है, अब हर एक लिक्विड ऐसा नहीं होता कि आप उसको पियो और टेस्ट बता दो उसका कि टेस्ट एसिडिक टेस्ट था या बेसिक टेस्ट था। कुछ हमारे लिक्विड ऐसे भी होते हैं आप उसको पियोगे और पीते ही आप कुछ वर्ड बोलने से पहले ही आपका क्या हो जाएगा, बॉडी मतलब कि क्या डाई हो सकती है, मतलब कि क्या बॉडी मतलब बिल्कुल खराब हो सकती है, मतलब कुछ भी वो अंदर इफेक्ट कर सकता है। तो हर एक मतलब जो भी लिक्विड है उसको टेस्ट करके बताना, वो क्या हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब यहाँ पर हमारा बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें हम थर्मामीटर लगा के मीन्स इसमें क्या करेंगे, हम इसको बॉइलिंग करेंगे। अगर ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो जाता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, तो ये क्या है, मेरा वाटर है। अगर नहीं आता तो ये मेरा क्या दूसरा टेम्परेचर है, मतलब सॉरी दूसरा लिक्विड है। और हमारे पास पहली
सी हर चीज़ का चार्ट होता है कि किसका कितना हमारा क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस आता है प्योर इस लिक्विड का, तो ये क्या है, एक प्योर वाटर है, वरना ये नहीं है। तो सिंपल इस तरीके से हम चेक करेंगे कलरलेस लिक्विड को कि ये हमारा क्या वाटर है या नहीं है, ना कि इसको पी के। नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। मतलब ये कुछ हमें सब्सटेंसेस दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन प्योर सब्सटेंसेस है। देखो जो सब्सटेंसेस सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होंगे वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे, वरना वो नहीं होंगे। जैसे पहले वो कह रहा है आइस, आइस देखो पूरे में वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो आइस मेरा क्या प्योर सब्सटेंस है। मिल्क देखो प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क में हमारा कई बार मतलब कोई कभी फैट ज़्यादा होता है, कई बार हमारे क्या हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स कुछ अलग अलग वैल्यू हो जाती है, तो गाय का बफेलो का मतलब अलग अलग टाइप का दूध होता है, तो ये क्या है एक तरह से प्योर सब्सटेंस नहीं होता। बात करते हैं आयरन की। आयरन एक प्योर सब्सटेंस है, मतलब आप आयरन का कोई भी पीस ले लो, यहाँ पर हर जगह से क्या सेम ही हमारा होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक एसिड है, एसिड भी हमारा क्या होता है, देखो सिंपल एक फिक्स कॉम्पोजिशन से बनता है, तो हमारा भी क्या प्योर सब्सटेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड की तरह होता है, और ये भी हमारा क्या है प्योर सब्सटेंस ही है। मरकरी एक एलिमेंट होता है, और एलिमेंट मरकरी मान लो ये मरकरी है, तो यहाँ पर हर जगह से सेम प्रॉपर्टीज आएंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा एक प्योर सब्सटेंस होगा। बाकी ब्रिक मतलब कि हमारी जो ईंट है, ईंट आप देखोगे कहीं से मतलब ये थोड़ी डार्क हो जाती है, कहीं से कम हो जाती है, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, एज अ मिक्सचर हमारी यूज होती है। वुड भी है, वुड तो हमने पहले भी देखा था, ये हमारा क्या होता है एक तरह से मिक्सचर ही होता है। एयर भी क्या हमारा मिक्सचर है, एयर मिक्सचर होता है हमारी सारी गैसेज का। तो सिंपल सा हमारा क्या है इसमें क्या ये इस तरीके से डिवीजन आ जाता है। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, मींस इन सम मिक्सचर में से हमें बताना है कि कौन से हमारे सॉल्यूशन है। तो जैसे सोयल आता है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। अच्छा ये सब मिक्सचर्स में से सॉल्यूशन बताने कौन कौन से। तो देखो सॉल्यूशन सिंपल मतलब होते हैं जब एक चीज़ दूसरे में मिक्स होती है। तो सोयल में कुछ मतलब खास मिक्स नहीं है, सोयल तो हमारा नॉर्मल सोयल की तरह, तो इसमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सी वाटर में क्या, वाटर में हमारा सी मिक्स हुआ हुआ है, सॉरी वाटर में हमारा सोल्ट मिक्स हुआ हुआ है, तो ये क्या हो गया एक तरह से सॉल्यूशन हो गया। एयर भी क्या है एक तरह से मतलब कि एक एयर है, उसमें अलग अलग टाइप्स की एयर मिक्सेस है, तो ये भी क्या हो गया एक तरह से सॉल्यूशन हो गया। कोयल क्या होता है, कोयल सिंपल मेरा क्या है एक तरह से कार्बन है, सारा ही कार्बन है, तो उसमें कुछ अलग मिक्स नहीं हुआ है, बस कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, तो ये हमारा क्या सॉल्यूशन नहीं है, बस सिंपली मिक्सचर ही है। सोडा वाटर में मीन्स वाटर में क्या हमने सॉल्ट और मतलब अलग अलग चीजें मिलाई हुई है, तो ये भी हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इसमें हमारे कौन से सॉल्यूशन आते हैं और कौन से नहीं। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। देखो जो आपके कोलाइड्स हैं और जो सस्पेंशन है वो तो टिंडल इफेक्ट को शो कर देंगे, और जो आपके ट्रू सॉल्यूशन है वो आपको शो नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड्स है और सस्पेंशन है कि नहीं। जैसे सबसे पहले आता है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, मींस एक नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, जो कि और नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, इसलिए जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो भी नहीं करेगा। मिल्क क्या है, मिल्क हमारे क्या कोलाइड है, और कोलाइड्स हमारी क्या है ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, तो मिल्क करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन है जो कि टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन, देखो स्टार्च सॉल्यूशन क्या होता है, स्टार्च सॉल्यूशन एक तरीके से आपका कोलाइड्स वाला सॉल्यूशन होता है, तो ये भी आपका क्या है मतलब टिंडल इफेक्ट को एक तरीके से शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये कोलाइड्स की फॉर्म में है, और कोलाइड्स क्या टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, तो ये वाला सॉल्यूशन भी क्या है शो करेगा। आगे बात करते हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग। देखो आपके पास बहुत सारी चीजें दी हुई है, आपको बताना कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है। देखो जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तो सिंपल हम बोलते हैं एलिमेंट। और जो दो अलग अलग या दो से ज्यादा मटेरियल एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, मींस जैसे H2O हमेशा H और O ही मिलेगा, H के दो और ऑक्सीजन का एक, तब मिलेंगे तभी हमारा क्या वाटर बनेगा, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कंपाउंड। और लास्टली आता है मिक्सचर। मिक्सचर में मतलब आप कुछ भी दो चीजें उठाओ, दो तीन चीजें उठाओ और आपस में मिक्स कर दो और वो कुछ बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं अपना मिक्सचर। उसमें कोई फिक्स क्वांटिटी भी मतलब फिक्स कंपोजिशन नहीं है, उसको बोल देंगे मिक्सचर। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है। सोयल क्या मिक्सचर है, कहीं पर मिट्टी है, कहीं पर पत्थर है, कहीं पर किस तरीके से डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल्स हैं। शुगर सॉल्यूशन क्या होगा, एक मिक्सचर होगा कि अभी 2 चम्मच डाल दो फिर 3 चम्मच डाल दो, तो कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है। सिल्वर एक एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, ये क्या होता है हमारा, ये एक कंपाउंड होता है क्योंकि फिक्स होता है, इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट मिलेगा तभी हमारा ये बनेगा। टीन एक सिंपल एलिमेंट होता है, और जो सिलिकॉन है वो भी हमारा क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। ये सब आपके जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएंगे और जो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर आएंगे वहाँ पर आपको मतलब कि एलिमेंट्स के सारे नाम आते हैं। कोयल क्या होता है, देखो मिक्सचर होता है। कोयल किस चीज़
का मिक्सचर होता है, मीन्स अलग अलग टाइप के इसमें कॉइल्स, कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर वाला, कहीं पर अलग ग्रेड वाला, तो बहुत तरह के अलग अलग मिक्सचर होते हैं। एयर क्या है, एयर तो पहले से मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, तो ये हो गया। सोप क्या है, एक तरह से कंपाउंड है जो कि हमारा क्या है, कार्बन का कंपाउंड होता है, जैसे RCH3COONA, तो इस तरीके से हमारी क्या पूरी एक सोप होती है, उसका ये मतलब फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या हो गया भाई, कार्बन के और जो भी सोडियम है, मैग्नीशियम है, जो भी चीज़ है उसके क्या होते हैं, फिक्स पार्टिकल्स, हमारे मतलब फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसमें, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड। आगे बात करते हैं मीथेन। मीथेन क्या होता है, मीथेन जैसे मेरा CH4, तो ये भी क्या होता है मेरा सिंपल हो गया मेरा कंपाउंड, क्योंकि इसमें फिक्स है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होता है, देखो फिक्स है, C और O रहेगा, और ऑक्सीजन के 2, कार्बन का 1, तो ये भी मेरा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। और ब्लड क्या होता है, मिक्सचर होता है, क्योंकि ब्लड में RBC WBC और भी जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन वो जब भी ब्लड ही रहता है तो ब्लड क्या हो गया, एक तरह से मिक्सचर हो गया। लास्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, मींस इन सब आपको चेंजेस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना कौन केमिकल चेंजेस है और कौन सा फिजिकल है। जैसे पहले कहते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट। देखो इसमें ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्या है, एक तरीके से हमारा केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ हो रही है और वो अब मतलब कि उसको वापस इजीली वापस नहीं आ सकता, कोई हमारी नई चीज़ बन गई, कुछ रिएक्ट करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो के कुछ रिएक्शन होके एक नया सब्सटेंस बनाए, तो उससे ही तो हमारी ग्रोथ हुई है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मेरा क्या है, केमिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन तो सिंपल हमारा क्या केमिकल चेंज ही होता है, क्यों, क्योंकि जो आयरन का टुकड़ा था वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया, और जब भी नया सब्सटेंस बनता है हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, देखो आपकी मिट्टी है और उसमें से जो आयरन नेल्स हैं वो आपकी मिक्स हो गई, तो उनको कुछ नहीं, आप क्या सिंपल हाथ से भी या मैग्नेट लगा के सिंपली अलग कर सकते हो, कोई खास नया सब्सटेंस नहीं बना, तो ये क्या हो गया, एक तरह से मेरा फिजिकल चेंज हो गया। आगे बात करते हैं कुकिंग ऑफ फूड से मतलब फूड को कटवट करके पानी में मिला के और अच्छे से खाना बना के, कोई मतलब कि हमने कुछ नई डिश बना ली है, तो कोई नई चीज बनी है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से केमिकल चेंज हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, क्यों, क्योंकि देखो जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो चीज जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, मींस कोई क्या नई चीज बन रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया। फ्रीजिंग ऑफ वाटर को फ्रीज करना, देखो पानी पहले लिक्विड की फॉर्म में था और वो क्या फिर बर्फ बन गया, तो देखो है तो पानी, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, कोई नई चीज नहीं बनी है, पहले भी वाटर था और अब भी मेरा क्या है, वाटर ही है, तो ये एक तरीके से कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये मेरा क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, और उसको मैं इजिली क्या वापस भी कन्वर्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी केमिकल चेंज। लास्ट आता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। देखो बर्निंग ऑफ अ कैंडल में काफी कंफ्यूजन रहता है, ये केमिकल चेंज भी होता है और हमारे एक तरह से फिजिकल चेंज भी होता है। अगर हमारी जो कैंडल है वो मेल्ट करती है तो मेल्टिंग क्या होगा, वो फिजिकल चेंज होगा, अगर वो बर्न करती है तो वो हो गया हमारा केमिकल चेंज। और यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होगा, एक तरीके से मेरा केमिकल चेंज हो गया। तो ये सब आ जाते हैं मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो कि हमारे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज होती है, ये सब क्वेश्चन हमारे क्या है इसमें से आते हैं, और एग्जामिनेशन में भी इसी टाइप के आपके क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। आई होप आपके जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं आपकी सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड आपका अभी भी कोई डाउट आता है, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट आता है इसमें से पूरे में से, तो आप उसको कमेंट डाउन में मतलब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर हम चेकआउट कर लेंगे कि किस टाइप की आपकी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी ये वीडियो अपने जो क्लासमेट्स है और आपके जो और भी दोस्त हैं उनमें शेयर जरूर कर देना, ताकि मतलब ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उनके लिए भी क्या और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। और मतलब किसी को इस वीडियो की नीड है और आपको पता है कि उसको ये इस टाइप की वीडियो की चाहिए, तो आप उसको भी क्या शेयर कर सकते हो।